क्या हाल है दोस्तों। सब बढ़िया। तो शुरू करें आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था की। और भारत की राज्य व्यवस्था में हम मूल रूप से पढ़ते हैं भारत के संविधान को। लेकिन आज हम भारत के संविधान को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ संविधान शब्द को। इसका अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके कार्य क्या है, इन सबको कवर करेंगे आज के हम इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं नरेंद्र सिंह गौड़ उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों संविधान शब्द के अर्थ को। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हम निकालते हैं तो देखिए क्या निकलता है। पहले इसका विश्लेषण करते हैं, इसको बांटते हैं। तो इसका जो संविधान जो शब्द है इसको बांटते हैं हम पहले सम और विधान, दो शब्दों में बांट दिया। इसके हमने दो पार्ट कर दिए और दोनों मिलकर क्या बन जाता है, संविधान बन जाता है। अब इनके आगे इनके जो सामान्य अर्थ हैं उनको देखते हैं। देखिए, सम का जो अर्थ होता है समान होता है और विधान का अर्थ होता है नियम। सम का अर्थ हो गया समान और विधान का अर्थ हो गया नियम। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर बन गया समान नियम। यानी हम कह सकते हैं जो संविधान जो शब्द है, संविधान जो शब्द है उसका अर्थ होता है समान नियम। क्या अर्थ होता है, समान नियम। अब इसे समझते हैं, समान नियम किसके लिए। देखिए दोस्तों, जो संविधान है वो क्या कहता है कि मैं सभी के लिए समान हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं करता, चाहे उसमें रंग, रूप, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र, किसी भी आधार पर कोई भी अंतर हो, लेकिन मेरे समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। मेरे नियम सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे। ये कौन कहता है, संविधान कहता है। तो संविधान क्या कहेगा कि आप किसी भी व्यक्ति को लाइए, मैं किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं करूंगा और सभी के लिए मैं समान रहूंगा। ये कहता है संविधान। तो ठीक है, आ गया समझ में। अब बात कर लेते हैं हम इसके दूसरे बिंदु की। इसमें क्या है कि संविधान किसका होता है। देखिए दोस्तों, संविधान किसका होता है। संविधान किसी का भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, संविधान जब बनता है ना, यह संविधान जब बनाया जाता है, जो व्यक्ति बना रहा है उसके साथ ही उसका क्षेत्र निश्चित हो जाता है। कैसे, समझिए। जैसे आज मैं संविधान बनाऊंगा, मैं संविधान बनाऊंगा तो उसका क्षेत्र निश्चित होगा। जहाँ जहाँ पर मेरा वर्चस्व है या जहाँ जहाँ पर मुझसे रिलेटेड जो पार्ट है या मुझसे रिलेटेड जो क्षेत्र है वहीं पर मेरा संविधान चलेगा। और साथ में ये भी होना चाहिए कि मैं उस क्षेत्र का मुखिया हूँ तभी चलेगा, अन्यथा मेरा संविधान नहीं चलेगा। यानी कह सकते हैं कि मेरा अगर मैं संविधान बनाऊंगा तो कहाँ चलेगा, सिर्फ मेरे परिवार में चलेगा, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं चलेगा। मैं कहूँ कि नहीं पूरे शहर में चले, पूरे देश में चले, यहाँ चले वहाँ चले, तो संविधान नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में वो नहीं आता है। अब दूसरे उदाहरण में देखें, कोई संस्था बनाती है संविधान, तो कोई संस्था यदि कोई संविधान बनाएगी तो उसमें जो सदस्य होंगे, उससे रिलेटेड जो पर्सन होंगे, वहीं पर संविधान चलेगा। इसके अतिरिक्त उसका संविधान कहीं नहीं चलेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र भी सीमित है, उस संस्था तक ही सीमित है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि संविधान कोई भी बना सकता है, लेकिन संविधान बनाने के साथ ही उसका क्षेत्र निश्चित हो जाता है, उसके क्षेत्राधिकार सीमित हो जाते हैं और निश्चित हो जाते हैं। ये हमें समझ में आया। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, देश के संदर्भ में संविधान को समझने की। तो ये जो प्रश्न है कि संविधान किसका होता है, तो उसका जो उत्तर आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा देश का, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं देश के संदर्भ में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, देश। संविधान किसका होता है, देश का होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, दो चीज़ों को हमने समझ लिया, इसका शाब्दिक अर्थ समझ लिया और संविधान किसका होता है इसको हमने समझ लिया। अब बात करते हैं देश की, कि देश किसे कहते हैं। हमारा आंसर आ गया कि देश का संविधान होता है, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि देश किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, देश जो होता है ना, उस देश के होने के लिए कुल तीन ऐसे मुख्य बिंदु हैं, या तीन ऐसे गुण हैं, तीन विशेषताएं हैं जो होना अनिवार्य है। इसी तीन ऐसे पॉइंट हैं। अब तीन पॉइंट कौन से, देखिए, एक तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग। उसके अलावा एक सरकार होनी चाहिए, और एक संप्रभुता होनी चाहिए। तीन चीज़ें होनी चाहिए जिसके आधार पर ही हम कहेंगे कि ये क्षेत्र देश है। अब आइए समझते हैं इसे देश और प्रदेश या राज्य के उदाहरण के साथ। क्या है दोस्तों कि जो देश है ना, उसमें निश्चित भूभाग है और सरकार है। ऐसे राज्यों में भी निश्चित भूभाग होता है, सरकार होती है, क्षेत्र पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी समय निश्चित होती है। उसी प्रकार देश की भी होती है। लेकिन फिर भी हम एक प्रदेश को देश नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास संप्रभुता की शक्ति नहीं है। कैसे, समझिए। यदि आज भारत सरकार किसी देश से कोई संधि या समझौता करती है तो कोई सा भी राज्य से रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई राज्य, जैसे अब हम राजस्थान को उदाहरण लें, कि राजस्थान किसी देश से कोई संधि करना चाहता है, कोई समझौता करना चाहता है, तो किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो क्षेत्र नहीं है, वो अधिकार नहीं है। क्योंकि जो संधि या समझौता बाहर देश करेगा वो पूरे देश पे लागू होगा। और
राजस्थान सरकार अगर करेगी तो संभव नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार को इस प्रकार की कोई अनुमति या इस प्रकार की कोई अनुमति या इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए क्षेत्र जो इसलिए यहाँ हमारे समझ में आता है कि आपके पास निश्चित भूभाग और सरकार है, उसके उपरांत भी आपके पास संप्रभुता की शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्य किसी भी देश से संधि या समझौता नहीं कर सकते। और इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, वो किसके पास है? देश के पास है। अब बात कर लें कि कोई व्यापारिक सौदा करना है या कोई व्यापारिक किसी प्रकार की कोई वो खरीद फरोख्त करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भी राज्यों को अपने देश से अनुमति लेनी होगी। अगर राजस्थान किसी देश से कोई व्यापारिक सौदा कर रहा है तो उसके लिए भी उसे भारत से अनुमति लेनी होगी। और यदि भारत मना कर देता है कि नहीं, हम आपको अनुमति नहीं दे सकते, आप किसी प्रकार का कोई व्यापारिक सौदा नहीं कर सकते, तो फिर उस सौदे को राजस्थान सरकार नहीं कर पाएगी। ये हमने एक उदाहरण लिया है। तो संप्रभुता क्या हो गई कि आपकी वो शक्ति है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो शक्ति है, वो पावर है जो सिर्फ आपके पास है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो चेंज नहीं हो सकती, वो सिर्फ आपके पास ही है। अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए दोस्तों, संप्रभुता को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि भारत ने वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। किसको हटा दिया था? धारा 370 को। अब जब जैसे धारा 370 को हटाया तो पड़ोसी देशों ने और राज्य में भी कई क्षेत्रों में इसका विरोध हुआ। अब विरोध हुआ तो हुआ, होने दो विरोध, क्या फ़र्क पड़ता है? अब पाकिस्तान ने चाहे कितना विरोध किया हो, किसी देश ने कितना विरोध किया, उससे भारत देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, करते रहो विरोध। क्यों? कि भारत संप्रभु है और भारत के पास वो शक्ति थी कि हम आपके विरोध से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि भारत स्वतंत्र है, गणतंत्र है, भारत के पास अपनी सरकार है, निश्चित भूभाग है। इस वजह से भारत एक संप्रभु देश है और उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने अपने निर्णय को नहीं बदला, अपने डिसीजन को बनाए रखा और धारा 370 को हटा दिया, परमानेंटली उसे हटा दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि संप्रभुता जो होती है वो ये निश्चित करती है कि कोई क्षेत्र देश है या नहीं है, क्योंकि निश्चित भूभाग और सरकार तो राज्य में भी होती है, लेकिन जो संप्रभुता की जो शक्ति है वो सिर्फ किसके पास है? देश के पास है। तो जिसके पास संप्रभुता की शक्ति होगी, निश्चित भूभाग होगा, सरकार होगी, वही क्या होगा? देश होगा। ठीक है दोस्तों, समझ लिया हमने। तो अब 3 बिंदु यहाँ हो गए। यहाँ पर हो गया हमारा संविधान को समझ लिया, समान नियम को समझ लिया, संविधान किसका होता है उसको समझ लिया, और देश क्या होता है उसको हमने समझ लिया। 3 चीज़ों को हमने समझ लिया। अब हम बात कर लें संविधान के मूल अर्थ की। तो संविधान का मूल जो अर्थ है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसे नियम जिनके आधार पर किसी देश का संचालन किया जाता है, उन नियमों को उस देश का संविधान कहा जाता है। ऐसे नियम जिनके आधार पर किसी देश का संचालन किया जाता है, उन नियमों को उस देश का संविधान कहा जाता है। देखिए, निश्चित है, समझ में आ गया कि नियमों के आधार पर ही, नियमों को आधार बनाकर ही कोई सरकार उसका संचालन करती है, देश का संचालन करती है। क्योंकि नियमों के अभाव में अगर नियम नहीं होंगे तो सब अपनी मनमानी करेंगे, और मनमानी करेंगे तो विरोधाभास प्रकट होंगे, टकराव प्रकट होंगे, और जो जनता है वो भी अपनी मनमानी करेगी, सरकारें भी मनमानी करेंगी। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के संचालन के लिए आवश्यकता होती है एक संविधान की। तो संविधान क्या हो गया? नियमों का एक संग्रह हो गया। इस लाइनों से ये जो इसका जो सार निकलता है वो ये कहता है कि संविधान के आधार पर ही देश का संचालन होगा, और संविधान को जो संग्रह होता है, वो नियमों का जो संग्रह होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, अब अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु क्या कहता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों है? एक सीधी सी बात है, अगर कोई नियम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, तो सब अपनी चलाएंगे। सब कहेंगे मैं कह रहा हूँ ठीक है, कोई कहेगा नहीं वो कह रहा है ठीक है, हमने कहा जो ठीक है आप गलत कह रहे हो। तो इन सबको सही और गलत का निर्णय लेने के लिए संविधान बनाया गया है कि उचित और अनुचित का फैसला किया जा सके, सही गलत को छांटा जा सके, उनको अलग अलग किया जा सके। इसका क्या आधार होता है? संविधान आधार होता है। अब जैसे कोई भी निर्णय ले लिया, कोई भी योजना लागू कर दी, अब वो संविधान के अनुरूप है ही नहीं, तो फिर वो क्या होगी? गलत हो जाएगी। तो इसलिए संविधान की आवश्यकता क्यों है कि सही व गलत का फैसला लिया जाए, उचित व अनुचित का निर्णय लिया जाए। इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान के आधार पर ही पूरे देश का संचालन होता है, पूरे देश का मैनेजमेंट किया जाता है। देखिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या आता है हमारा, इस प्रश्न का आंसर आता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो उचित निर्णय लेने हेतु। क्या आता है दोस्तों इसका आंसर? उचित निर्णय हेतु। ठीक है, तो उचित निर्णय जो लेना है उसके हेतु क्या होता है? इसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद में जो प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि संविधान के कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, संविधान की कार्य क्या है
देखिए संविधान का जो मूल कार्य है ना वो देश का संचालन करना है, देश का प्रबंधन करना है। हर प्रकार से आपको देश की जो भी योजना है उनका आधार क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। जैसे अब शिक्षा की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, परिवहन की करनी है या रोजगार की व्यवस्था करनी है, तो सबका आधार क्या होगा, संविधान होगा। अब ऐसा नहीं कि आप को रोजगार की व्यवस्था करनी है तो पैसे बांट दीजिए, रुपये बांट दीजिए, ऐसा नहीं है कि भाई सबके पास पैसा आ गया, अब रोजगार की क्या आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है। संविधान में जो जो संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उनके आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी और उन सब के आधार पर योजनाओं को लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि संविधान का कार्य क्या है, तो संविधान का कार्य है देश के संचालन का, देश के संचालन का। किसका कार्य है, संचालन का। समझते हैं इसको, देश के संचालन का क्या आएगा दोस्तों, देश के संचालन का, देश के संचालन का कार्य। क्या कार्य है संविधान का, देश के संचालन का कार्य। ये हमने समझ लिया कि संविधान की आवश्यकता क्यों, उचित निर्णय लेने हेतु, और संविधान की कार्य क्या है, देश के संचालन का कार्य है संविधान के पास। अब देखिए दोस्तों, संविधान कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई मशीन नहीं है, क्यों, तो फिर कार्य कैसे करेगा। देखिए ये कार्य करता है सरकार के माध्यम से। देखिए संविधान, जो सरकार जो होती है ना, वो देश का उपक्रम होती है और देश किसके अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार देश और संविधान दोनों के संबंध में कार्य करते हुए एक अच्छे निर्णय लेगी और एक कल्याणकारी सरकार बनेगी जो जनता की भलाई के कार्य करेगी। तो क्या हो गया, क्या समझ में आया हमें यहाँ पर कि संविधान का कार्य कौन करता है, जो संविधान है उसका कार्य करती है सरकार। कौन करती है, सरकार करती है, सरकार करती है। तो इसका आंसर क्या है, सरकार। तो यहाँ पर देख लिया संविधान की आवश्यकता क्यों, उचित निर्णय लेने हेतु। संविधान के कार्य क्या होते हैं, देश के संचालन का कार्य करना। और संविधान का कार्य कौन करता है, सरकार करता है, क्योंकि संविधान व्यक्ति भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, कोई संस्था भी नहीं है। तो इन सब बिंदुओं को हमने इसमें देख लिया। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो कि संविधान से संबंधित है और हमें याद भी होनी चाहिए, कभी कभी पूछे भी जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लें कि विश्व का सबसे पुराना और अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है। देखिए दोस्तों, समझते हैं, विश्व का सबसे पुराना तो हम समझ गए कि विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। अब यहाँ पर जो शब्द है अलिखित संविधान, जो ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों, कहीं लिखा हुआ नहीं है, वहाँ के लोगों द्वारा ही उससे परिपाटी के रूप में चलाया जा रहा है, उससे उसी रूप में माना जाता है। वहाँ पर इसका कोई विरोध भी नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं है, वो लोग सब इसको मानते हैं, उनके लिए बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर क्या है कि विश्व का सबसे पुराना और अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हम बात कर लेते हैं कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है। अब लिखित संविधान की बात आ गई, ये तो क्या थी, अलिखित और पुराना। ये तो वैसे पुराना भी और अलिखित भी है, सबसे पुराना यही है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान, अब विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका का है, और ये बना था 1789 में, 1789 में। कब बना था, 1789 में। अब आती है बात, एशिया का प्रथम लिखित संविधान किसका है। देखिए एशिया का प्रथम लिखित संविधान है जापान का। कहाँ का है, जापान का, और ये है 1860 का। कब का है, 1860 का। देखिए एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, जापान का है, 1860 में। तो तीन बातें देख ली, विश्व का सबसे पुराना और लिखित संविधान ब्रिटेन, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका 1789, एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान 1860, और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। सबसे बड़ा संविधान किसका है, हमारे देश का है। हमारे देश का संविधान है भारत का, और ये लागू कब हुआ था, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब देखिए, जो सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कैसे, देखिए अनुसूचियाँ 12, और जब लागू हुआ था उस वक्त 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 है। भाग इसके 22 हैं, पहले भी 22 ही थे, और अनुच्छेद इसमें 395, 395 आर्टिकल है इसमें। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा संविधान है, इसलिए इसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अब देखिए अनुसूचियाँ, भाग, अनुच्छेद, इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे, जब संविधान को हम डिटेल में पढ़ेंगे, भारत के संविधान को, तब इनका हम विश्लेषण करते हुए पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे। और जो ये भारत का जो संविधान है, देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसका आधार क्या था, वो संविधान, भारत का संविधान बना कैसे, किस योजना के अनुसार बना, किसने बनाया, इस सब के बारे में संबंध में किसमें बताया गया है, कैबिनेट मिशन। जो भारत का जो संविधान बनाने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन 1946। क्या था, कैबिनेट मिशन 1946। अब ये कैबिनेट मिशन 1946 क्या है, इसको देखेंगे हम हमारे अगले वीडियो में और डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या क्या देख लिया हमने, पूरा देख लिया, इसका शाब्दिक अर्थ देख लिया,
और संविधान किसका होता है ये देख लिया, मूल अर्थ देख लिया, संविधान की आवश्यकता क्यों है ये देख लिया, संविधान के कार्य क्या है ये देख लिया, संविधान का कार्य कौन करता है इसे भी देख लिया, सबसे पुराना संविधान अलिखित संविधान किसका है ब्रिटेन का, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है अमेरिका का 1789, एशिया का प्रथम लिखित संविधान किसका है जापान का 1860, और सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है हमारे देश का है भारत का 1950, 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अनुसूचियाँ 12 प्रारंभ में 8 थी, भाग 22 पहले भी 22 थे, अनुच्छेद 395 आर्टिकल 395 है। कितने आर्टिकल हैं 395, इनमें कुछ इनके अंदर सब आर्टिकल्स भी बनाए गए, जो इसकी कुछ उपबंध भी बनाए गए वो बाद में देखें हम क्या क्या हैं, लेकिन अभी वर्तमान में यही है अनुसूचियाँ 12 भाग 22 अनुच्छेद 395। और भारतीय संविधान का आधार क्या था कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे हम जब भारत का संविधान शुरू करेंगे उस क्लास में। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राम जी की।